Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 13th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAP 8 Audit and Assurance Essentials. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसमें आज हम पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है 41 पेज पे 3.8 मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन। तो हम इस पे अपने आज का लेक्चर का आगाज Record. जी। तो मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था अभी तक जो इसका पिछला टॉपिक था वो था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है तो क्या करना है? अब मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग तो पहले भी कर रहा है वो engagement partner। अभी इसमें क्या एडिशनल चीज़ है? engagement partner shall take responsibility for obtaining and understanding of the information from the firm's monitoring and remediation process। समझ आई? अब वो अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, फर्म भी मॉनिटरिंग कर रही है ना अपने लेवल पे। तो वो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा और उस प्रोसेस के साथ भी चलेगा और उसे भी वो टेकअप करके देखेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसे कैसे रिजॉल्व करनी। तो ये अपनी मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं कहना चाह रहा था। obtain and understanding, ये बताता हूँ ना, of the information from the firm's monitoring and remediation process, determine its relevance and effect on the audit engagement and take appropriate actions। तो वो देखेगा हमारी क्या पॉलिसीज हैं मॉनिटरिंग रेमिडिएशन की और हमारे में हमारी जो मेरे पास एंगेजमेंट है उस पर कैसे इफेक्ट कर रही हैं और मैंने इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन मैंने क्या लेने हैं। अब रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? रेमेडी करना। वो बताता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो उस चीज़ को ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है? उसे कहते हैं रेमेडी करना, उसका इलाज करना, इसी चीज़ का हल निकालना। तो कोई इशू सामने आ गया है, आपका जो फर्म का मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो आपको कह रहा है भाई आपका जो काम करने के तरीके में ये प्रॉब्लम है, आपने तो एंगेजमेंट शुरू कर दिया लेकिन इसमें तो ये मसला है, तो ये क्यों आप क्यों नहीं देख रहे हो? इसमें जब प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिव्यू ठीक नहीं है, तो उसे रेमेडी करेगा। मतलब रेमेडी करने का मतलब है अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, ठीक करेगा, या तो कन्विंस करेगा सिस्टम को कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ इन हालात में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो सिस्टम के मुताबिक अपना जो सारा प्रोसेस है उसे रेमेडी करेगा, ठीक करेगा। नंबर 2, remaining alert throughout the audit engagement for information that may be relevant to the firm's monitoring and remediation process and communicate such information to those responsible for the process। पहले तो वो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेगा फर्म से। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आएगी फर्म के सिस्टम से वो अंडरस्टैंड करेगा कि सिस्टम क्या कह रहा है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये चाहता क्या है। ठीक है। उसकी अब देखेगा कि ये कितना रेलिवेंट है मेरे से और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। एक्शन में ये भी हो सकता है कि वो सिस्टम को के जवाब दे सकता है कि नहीं भाई ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, और अगर रेलिवेंट है तो बताएगा कि मैंने ये स्टेप्स ले लिए हैं। और उसके बाद एक बार तो ये करेगा इन्फॉर्मेशन के बाद जब भी आएगी, उसके बाद पूरे ऑडिट के थ्रू, पूरी एंगेजमेंट के थ्रू वो अलर्ट रहेगा कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो साथ साथ उधर रिस्पॉन्ड करता जाए। सिंपल इज दैट। तो इसमें दो स्टेप्स इसके बनाए। ठीक है। फिर टेकिंग ओवरऑल ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी। अब ये क्वालिटीज की बात हो रही है और एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सब कुछ मिला के, मतलब वो मॉनिटरिंग प्रोसेस भी देख रहा है, खुद भी मॉनिटरिंग कर रहा है, रिव्यूअर भी एंगेज हो गया है। एक ओवरऑल मॉनिटरिंग करके हर चीज को देखते हुए बैलेंस करते हुए चीज़ों को बेहतर रखेगा। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने वो तो एक ही फिक्रा लिखा है, प्रायर टू डेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमिन दैट द एंगेजमेंट पार्टनर हैज टेकन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी। सिंपल सी बात है, सिंपल बात कर रहा है कि रिपोर्ट में डेट लगाने से पहले वो ये इंश्योर करेगा कि जो कुछ क्वालिटी से रिलेटेड है उसने उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो चीज़ें चल रही थी उसने उसे प्रॉपरली मैनेज किया और नथिंग टू बी डन राइट नाउ, कि कुछ करने वाली चीज़ अभी बाकी नहीं है। तो डेटिंग डेटिंग कर रहा है वो, साइनिंग रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, डेटिंग की बात कर रहा है। क्यों? साइन तो आप कभी भी कर सकते हैं। डेटिंग का मतलब है जिस दिन साइन करेगा उसी दिन की डेट लगाएगा ना, तो बेसिकली वो साइनिंग की बात ही कर रहा है। लेकिन डेट एक एविडेंस होता है कि कौन सी डेट पे साइन हुआ है। आप साइन कर दें किसी चीज पे, डेट ना डालें तो कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन सी डेट पे ये चीज फाइनल हुई है। तो इसलिए वो डेटिंग पे बात कर रहा है। डेटिंग का मतलब साइनिंग ही है। लेकिन वो कह रहा है कि आपकी साइनिंग की जो टाइम है, डेट है, वो भी मेंशन्ड होना चाहिए। सिंपली वो ये कहना चाह रहा है। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई। अब हर स्टैंडर्ड में ना एक छोटा सा सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन का जरूर हो, ये याद रखना है।
ऑडिट एविडेंस आखिर में डॉक्यूमेंटेशन की बात करेगा। प्लानिंग ISA 200, 200 नहीं है, कौन सा है, 300 है शायद, मुझे भी इस वक्त याद नहीं। उसमें प्लानिंग की बात के बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात करेगा, आखिर में डॉक्यूमेंटेशन की बात करेगा। कहना वो क्या चाह रहा है कि जो कुछ करो उसे डॉक्यूमेंट करो, और हर स्टैंडर्ड में उससे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कि इसमें कैसी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड का नाम ये है। आखिर में डॉक्यूमेंटेशन की बात करेगा कि जो कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग ली, जो काम किया, उसे डॉक्यूमेंट कैसे करना है आपने, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको बनानी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो यहाँ भी वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है कि अभी तक जो कुछ आपने किया है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास बनी होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, इन अप्लाइंग ISA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब वो ISA 230 जो है ना, वो कौन सा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो पूरा स्टैंडर्ड है जो कि ओवरऑल बताता है कि जनरली डॉक्यूमेंट्स कैसे बननी चाहिए। लेकिन फिर हर स्टैंडर्ड के अंदर उससे रेलिवेंट चीज की भी वो थोड़ी सी डिस्कशन करता है डॉक्यूमेंटेशन में, कि जो मैं अभी तुम्हें ऑडिट एविडेंस की बात की है अभी तुमसे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो हर स्टैंडर्ड में भी डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन उसने दिया हुआ है अक्सर स्टैंडर्ड्स में। और एक डॉक्यूमेंटेशन का अपने एक ओवरऑल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है जिसमें वो ओवरऑल ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन की जनरल पर्पस बात करेगा। तो ISA 230 क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो कह रहे जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे। एक्चुअली वो ISA 230 नहीं पढ़ा रहा आपको, आपको पढ़ा ये वाला रहा है। लेकिन कह रहे हैं जब ISA 230 अप्लाई करोगे जहां वो कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो, तो इस सिनेरियो में फिर वो कैसे रेलिवेंट हो जाएगा, तो यहाँ बड़ा स्पेसिफिक बात करेगा इससे रिलेटेड। लेकिन अप्लाई तो आपने ऑडिट 230 करना है ना। तो वो तो जनरल डॉक्यूमेंटेशन की बात है, एक तरह से ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन की। यहाँ वो कह रहा है स्पेसिफिकली जब करोगे तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ आपको किसी चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैटर आइडेंटिफाइड रेलिवेंट एंड रेलिवेंट डिस्कशंस विद पर्सनेल एंड कंक्लूजंस रीच्ड विद रिस्पेक्ट टू। अब वो कह रहा है कौन कौन से मैटर, कौन से आपने आइडेंटिफाई किए, उससे रिलेटेड क्या डिस्कशंस की, और अल्टीमेटली आपके क्या नताइज या कंक्लूजन निकला, उससे रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। और ये सारी कौन सी चीज है, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो कौन से मैटर थे, कौन सी रेलिवेंट डिस्कशन थी और कौन से कंक्लूजन थे, नीचे वो मैटर्स बताएंगे जिन पे डिस्कशंस हुई होंगी। फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। आपने जो अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, कैसे की, कोई थ्रेट आई तो उसे कैसे मिटिगेट किया, मिटिगेट नहीं हुई तो क्या किया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लिखोगे। मैटर क्या था, उसके बारे में आपने डिस्कशन क्या की, और आखिर में आपका नतीजा क्या निकला, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करोगे रिलेटेड टू एथिकल इश्यूज। ठीक है, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। नंबर 2, द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट कंटिन्यूस, एंगेजमेंट कंटिन्यूस कैसे की, क्या क्या काम किया, उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार करोगे। नंबर 3, द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट एंड हाउ सच कंक्लूजन्स वर इम्प्लीमेंटेड। जो आपने डिस्कशंस की, जो आपने मुख्तलिफ कंसल्टेशन की, उसे भी डॉक्यूमेंट करोगे। फिर उसके नताइज क्या निकले, वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट कैसे किया आपने उन नताइज को, वो भी करोगे। इफ द ऑडिट एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, तो फिर दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करोगे कि अगर क्वालिटी रिव्यू था तो एक तो क्या किया, कैसे किया, वो तो नज़र आएगा, प्लस आपने ये डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी है जिससे ये नज़र आए, साबित हो कि जनाब ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट हो गया था। ये डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करो, नजर आए डॉक्यूमेंटेशन से कि क्वालिटी रिव्यू पहले कंप्लीट हो गया था। तो कौन से 4 मैटर डिस्कस किए हैं, एथिकल एंड इंडिपेंडेंस रिलेटेड मैटर्स। नंबर 2 में उसने क्या किया, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, ये तो पहला मैटर था जो उसने एक जनरलाइज कर दिया कि इससे रिलेटेड क्या कंक्लूजन रीच किए, दोनों से वो करोगे। फिर उसने जो कंसल्टेशन की उससे रिलेटेड, और तीसरे नंबर पे जो क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड कि ये प्रूव करे वो डॉक्यूमेंटेशन कि ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले हमने कर दिया था। ये 3 किस्म की चीज़ें उसने मेंशन की है, और ये सारी वो हैं जो ऊपर पढ़ के आए हैं। लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ ये 3 चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, बल्कि हुई नहीं डिस्कस, बहुत एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई है कि ओवरऑल आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे, वो भी हमने पढ़ना है वैसे।
ठीक हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके देखते हैं तो उससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि उसने क्वेश्चन किस तरह के किए हैं एग्जाम में। स्टेट एनी 5 मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड बाय एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर while performing objective evaluation of audit of a listed company। नीचे नहीं पढ़ना। State any 5 matters that need to be considered by engagement quality reviewer, आगे लिखा पार्टनर, while performing objective evaluation of audit of a listed company। कहना क्या चाह रहा है, क्या समझ आया आपको कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहले रिक्वायरमेंट समझोगे तो जवाब दोगे ना। कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली प्रिसाइजली मुझे बताओ। चीजों को कंसीडर करना चाहिए जब हम उसे अपॉइंट करते हैं। हाँ तो किन नहीं, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, या जब अपना काम परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मेंस में किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपॉइंटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। अब आपकी बात से मुझे ये मतलब समझ आया कि वो जब वो क्या कंसिडर करेगा कि मैं अपॉइंट भी हूँ कि ना हूँ, मैं अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लूँ या रिफ्यूज कर दूँ, ऐसा नहीं है। उसको अपॉइंट करते हैं, उसे किन चीजों का ख्याल रखना। अपॉइंट करने के बाद जब वो काम कर रहा होगा तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हमने पढ़ा कहीं पे ऊपर, कहाँ पढ़ा था, कल पढ़ा। क्या पढ़ा था, लिखा था उसमें? अच्छा ये रिव्यूअर की बात हो रही है कि एंगेजमेंट पार्टनर की बात हो रही है? रिव्यूअर। रिव्यूअर की आगे उसने ब्रैकेट में पार्टनर जो लिख दिया है वो क्या है फिर? कंफ्यूज नहीं हो पार्टनर जाना। रिव्यू करता है। पार्टनर ही रिव्यू करता है, ये एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं हो रही, फर्म के दूसरे पार्टनर की बात हो रही है जो रिव्यूअर बन। यहाँ कंफ्यूज होकर गलत जवाब नहीं दे देना, एंगेजमेंट पार्टनर की बात ही नहीं कर रहा वो। तो रिव्यूअर किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, ये प्रिसाइजली था कहीं पे? तो क्या था? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको डिटरमाइन करें, हम उसको अपॉइंट किए, फिर हमने कोऑपरेट करना, उसको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है, अपनी हम्म। टीम को भी बताना है कि आपने इसके साथ कोऑपरेट करना है, हम्म। फिर उससे सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं। किसने? एंगेजमेंट पार्टनर ने। आप तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंगेजमेंट पार्टनर की बता रही हो। यहाँ उसने लिखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना है, यहाँ तो लिखा है क्वालिटी रिव्यूअर ने क्या करना है। आपने तो मुझे वो बता दिया कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा। यही तो गलती हो जाती है ना, आपको आपने कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया है। अभी अभी मैंने आपको यही समझाया है कि एंगेजमेंट पार्टनर की तो बात ही नहीं हो रही कि वो क्या करेगा, हम तो बात कर रहे हैं कि रिव्यूअर क्या करेगा। आप अपने आप को रिव्यूअर समझ के जवाब दो, एंगेजमेंट पार्टनर समझ के जवाब ना दो कि मैं क्या करूंगा। रिव्यूअर समझ के बात करो कि मैं क्या करूंगी। ये कहीं लिखा था? ये तो मैं मुझे तो नहीं याद। उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा उल्टा हो जाएगा। उसने नहीं लिखा, उसने पार्टनर की तरफ से बात की है, आप उसे मिरर कर दो कि रिव्यूअर इन चीज़ों को इंश्योर करेगा कि उसे प्रॉपरली अपॉइंट किया जाए और उसे सारी कंसल्टेशन दी जाए, उसे मैटर डिस्कस किए जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नीचे ट्यूटोरियल नोट्स पढ़ें। और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली नोट रिव्यूइंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, चेकिंग दैट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वर रिजॉल्व विद प्रॉपर कंसल्टेशन। ठीक हो गया। सोल्यूशन पढ़ने पहले। द ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन शैल इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैटर, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर। वहां क्या था? विद एंगेजमेंट रिव्यूअर। उसे उलट कर दें। अब आप थोड़ा सा देखें, आपकी किताब में नहीं लिखा, हो सकता है कि वो इथिकल में, इथिकल कोड में कहीं लिखा हो, लेकिन उसने यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं किया ना आपके लिए। अब आप तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इसके अंदर से ही ढूंढें, लेकिन उसका मोड बदल दें। आप ये बिल्कुल ना लिखेंगे एंगेजमेंट पार्टनर ये करेगा, वो तो सारा सवाल काट देगा वो कि तुम समझे नहीं हो मेरी बात को। आप उसे रिवर्स कर दें, आप दूसरी साइड से बोलना शुरू कर दें, लेकिन पहले वही पॉइंट दें जो इथिकल को कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हैं, उसके बाद अपनी तरफ से कोई एडिट करना है तो कर देंगे। ये भी होना चाहिए। नंबर 2, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसे रिव्यू करें। रिव्यू ऑफ selected audit documentation relating to the significant judgments the engagement team made and the conclusion it reached. Evaluation of the conclusions reached in formulating the auditor's report and consideration of whether the proposed auditor report is appropriate. Evaluate of the firm's independence in relation to the audit engagement। अब मुझे आपने एग्जैक्टली exactly कल ये बताना है कि जो चीज आपने पढ़ी थी कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, वो एग्जैक्टली मिरर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखें जरा, ये आपने कल बताना है मुझे, ठीक है? नहीं हो रहा। मुझे ये लग रहा है कि एग्जैक्टली मिरर नहीं हो रहा, लेकिन कल इसे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब ये पढ़ने का तरीका है, मैंने कहा था उसे मिरर कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता मिरर हो रहा है। अगर मिरर नहीं हो रहा तो पहले तो मिरर करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। चीज़ें ऐड क्या करनी है, ऑडिट से शुरू हो जाए और आखिर तक करें। अब आपको कह दिया गया पूरा ऑडिट हमने किया है,
तो इस तरह से रिव्यू कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? जी। हाँ, आप शुरू से करेंगे, क्लाइंट एक्सेप्टेंस से काम शुरू करेंगे कि क्या क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस इन्होंने पूरा किया था कि नहीं किया था, ये देखेंगे कि नहीं। पूरे ऑडिट को मिरर कर दें। उसके बाद क्या देखेगा? प्लानिंग प्रॉपर हुई थी कि नहीं, प्लानिंग सीम्स टू बी प्रॉपर, जो रिस्की एरिया से उन्हें प्रॉपरली एड्रेस किया गया कि नहीं, कहीं कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। उसके बाद ऑडिट प्लान बनाए गए हैं कि नहीं, ऑडिट प्रोग्राम थे प्रॉपर बनाए गए थे कि नहीं। फिर उससे आगे एग्जीक्यूशन में देखेगा प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं कि नहीं। फिर प्रॉपर एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रॉपर रिव्यू किया है कि नहीं। और दो दो स्टेज रिव्यू हुआ है कि नहीं, कि पहले मैनेजर ने किया फिर एंगेजमेंट पार्टनर किया है, सबने साइन किए हुए हैं रिव्यू करने के बाद, अपने कमेंट्स दिए हुए हैं कि नहीं सबने। जितने पॉइंट्स रिव्यू के वो सारे यहाँ लिखे वो लिखते जाएं, बहुत लंबा नहीं लिखना, लेकिन आपने एक ब्रीफ करके सारा लिख दें। ठीक है, लेकिन पहले आप ये ढूंढेंगे ऊपर कहीं ये लिखा तो नहीं हुआ कि रिव्यूअर ने क्या करना है। अगर नहीं लिखा, फिर ये देखेंगे जो पार्टनर ने क्या करना है वो मिरर हुआ है कि नहीं। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर हमें अपने तौर पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, हाँ। इसे देखते हैं, बस मैं अब वो बुशरा को लगाने लगा हूँ। आपके लिए मैं टेस्ट तैयार करवाने लगा हूँ, बस आप इसकी तैयारी रखें आप। ठीक है, अब आपका पहला शॉर्ट टेस्ट होगा बहुत जल्दी, लेकिन एक आध दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। आपने तैयारी करनी है, फिर आपने टेस्ट देने। नंबर 2 है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बिल्कुल शुरू में आए तो जहाँ उसने लिखा है इन दिस चैप्टर प्लानिंग ऑफ ऑडिट ISA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। ISA 200 तो वो है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। अब ये हम बार बार डिस्कस करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको वैसे ही याद हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है? 230, अभी अभी पढ़ा। तो अगर आप कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ISS ये कहते हैं, या एज अपोज टू इट आप ये कहते हैं जी ISA 230 ये कहता है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एग्जामिनर पे। इसे अंदाजा है कि कौन सा स्टैंडर्ड क्या बात करता है। तो 300 प्लानिंग है, ये बड़ा मशहूर स्टैंडर्ड है, ये तो वैसे भी याद हो जाता है, सिंपल भाई वर्डिंग है 300। तो 300 प्लानिंग का है। उसके बाद इसमें हम आई प्लानिंग एंड ऑडिट एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड मटीरियलिटी ISA 315 एंड 320 ये भी पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस 315 है, और मटीरियलिटी का अपना स्टैंडर्ड है 320, जिसमें उसे मटीरियलिटी को डिस्कस करता है बहुत डिटेल से। तो लेकिन हम उसे सम अप करके पढ़ेंगे, पूरा स्टैंडर्ड हम डिटेल से नहीं पढ़ते यहाँ पे। फिर ऑडिट रिस्क का स्टैंडर्ड भी यहीं पढ़ेंगे 330, वो उसका 330 स्टैंडर्ड है। फिर फ्रॉड का स्टैंडर्ड है 240, ये भी पढ़ेंगे। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरल एक टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये टॉपिक है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट का जो अकाउंटिंग है काफ़ी फर्क होती है ना बिजनेस कंपनी से, तो फिर वहाँ हमें डिफरेंट तरीके से कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो वो उसने छोटा सा एक सेक्शन दिया है कि प्लानिंग हो गई, रिस्क वगैरह, नॉट फॉर प्रॉफिट में कौन कौन से रिस्क होते हैं एटसेट्रा। खासतौर पर रेवेन्यू बहुत रिस्की होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पैक है, यहाँ का रेवेन्यू आता है। यहाँ के रेवेन्यू के लिए आप क्या एविडेंस लेंगे कि पैक ने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है? क्या करेंगे? इनवॉइसेस। इनवॉइसेस कौन सी? इनवॉइस तो हम देते ही नहीं है किसी को। रसीट का है ना, नाम भी तो सही यूज करें ना। फी रसीट, फी रसीट्स यूज करेंगे, और वॉचर यूज करेंगे कि सही प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है, रिकॉर्डिंग हो गई है कि नहीं। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रिसाइजली बताना है, हवा में तीर नहीं चलाना अंदाजे से। क्या करेंगे बताना, स्टूडेंट की तादाद क्या करेंगे, गिनेंगे? क्या करेंगे? फिजिकली इंस्पेक्ट कर देंगे कि स्टूडेंट्स हैं भी हैं। हाँ, फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे, अंदाजा ले लेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और जो कि आपके रिकॉर्ड से मैच करते हैं कि नहीं चले। ये एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया ना बेसिकली, ये तो जी। एनालिसिस एनालिटिकल की तरफ चलेगी बात। और हाँ, बैंक का। कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स ने बैंक अकाउंट में चेक कर लेंगे कि जो फीस आई है वो सारी बैंक हुई है कि नहीं, रिकनसाइल करेंगे। और सिलेक्टिव बेसिस पे स्टूडेंट से कंफर्मेशन ले लेंगे कि भाईजान आपने अभी इस साल कितने पैसे दिए हैं तकरीबन, और देख लेंगे रिकॉर्ड में भी उतने ही आए हैं कि नहीं। बस यही होगा। एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कि चंदा इकट्ठा करती है सड़कों पे भी। उसने लड़के छोड़े हैं जो मुख्तलिफ फुटपाथ पे इधर उधर खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, किसी कॉज के लिए वो डब्बा आगे कर देते हैं कि सर ये हमारी कॉज है, कोई डोनेट करें। कुछ इनके ऑफिस में भी लोग विजिट करते हैं, वहाँ जाके इन्हें पैसे देते हैं। तो कुछ ये मुख्तलिफ कंपेन्स चलाते हैं,
कभी F6 में कैंपेन चला दी, गाड़ी सेट करके भेज दी और वहां लोगों ने मौके पे इन्हें पैसे दे दिए, इनका रेवेन्यू जो है वो कैसे वेरीफाई होगा? ये तो risky है। बहुत रिस्की नहीं है? हम एविडेंस ले ही नहीं सकते। एविडेंस ले ही नहीं सकते। अब एक बंदे ने, मैं गाड़ी में बैठा, उसने तो डब्बा आगे किया, मैंने 100 रुपया डाल दिया, अब मुझे रसीद देगा वो? ना मैं मांगूंगा ना वो देगा। पैसे तो इसकी भेज तो देते हैं। तो हमें नहीं पता। चोरी। तो याद रखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट में रेवेन्यू जो होता है ना, उसकी वेरिफिकेशन बहुत रिस्की भी होती है और बड़ी मुश्किल होती है। ये चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? प्लानिंग में जब हम प्लानिंग करेंगे और रिस्क असेसमेंट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो वहाँ कौन से स्पेसिफिक रिस्क होंगे जो कि जनरली बिजनेस एंटिटीज में नहीं होते, इसलिए उसने थोड़ा सा उसका सेक्शन अलग कर दिया। ठीक हो गया? तो ये हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, 4-5 स्टैंडर्ड मिल के पूरी एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो वो सारे हमने यहीं पे पढ़ने हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारी एक जनरल सा परसेप्शन है इस चैप्टर का। क्विकली मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ, बाकी डिटेल से कल शुरू करेंगे। प्लानिंग एंड ऑडिट ओवरव्यू दे रहा है पहले वो। ठीक है। नंबर 2, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के, प्लानिंग में सारी टीम जो एंगेजमेंट टीम है उससे इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टनर बैठ के खुद ही प्लानिंग कर ले सारी, सबको बैठ के अपने अपने हिस्से की प्लानिंग करनी है और फिर पार्टनर को रिव्यू करनी है प्लानिंग। फिर प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये कौन सी होती हैं? इंगेजमेंट से शुरू करने से पहले की एक्टिविटी, जो इनिशियली हमें थोड़े से इनिशियल वर्क करना है, वो क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है, इसे जहन में रख लें। उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। ठीक है, पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज आई, उसके बाद प्लानिंग शुरू हो गई। प्लानिंग के बाद क्या आगे? कंटेंट्स ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो एक और चीज सामने आ गई कि देयर आर टू स्पेसिफिक, आप कह लें, टर्म्स, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो अब आपको इस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए, छोटी सी, बहुत पढ़ना चाहिए। इतना पढ़ेंगे रटा लगाने की जरूरत ना पड़े, आपके जहन में बैठ जाए कि स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, प्लान किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो मुख्तलिफ लेवल, पहले स्ट्रेटेजी बनेगी फिर प्लान बनेगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है और प्लान क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, वो सारी चीज़ें पॉइंट 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 दिए जा रहा है। फिर इंगेजमेंट बजटिंग इंक्लूडिंग कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टाइम फॉर एरियाज वेयर देयर मे बी हायर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसटेक। मतलब ओवरऑल बजटिंग करनी है और फिर टाइम बजट भी करना है, फाइनेंशियल बजट भी बनाना है और टाइम बजट भी बनाना है, इन शॉर्ट। फिर नीचे ऑडिट प्लान आ गया, वो पढ़ेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन आगे, डॉक्यूमेंटेशन, ये मैंने कहा था कि हर स्टैंडर्ड पे उसने डॉक्यूमेंटेशन का छोटा सा सेक्शन बनाया कि इस एरिया से स्पेसिफिक क्या डॉक्यूमेंटेशन करोगे आप। फिर इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, ये कैसे आ गया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया होगा? इंटरिम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, ये बात होगी यहाँ पे? नहीं, प्लान। प्लानिंग से रिलेटेड कि क्या इंटरिम ऑडिट के प्लान में किन चीजों का ख्याल रखना है और हाँ। फाइनल ऑडिट के। बेटा ये ज़हन में रखना है कि आप चौथा स्टैंडर्ड पढ़े हो, उससे रेलिवेंट ही बात करेगा, जनरल बात नहीं करेगा। इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट एक से ज्यादा स्टैंडर्ड में डिस्कस हो सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होगा। ठीक है ना? अब जैसे काऊ है, मैं कहता हूँ काऊ पे मजमून लिखो आप, तो क्या लिखोगे? अब वो बचपन वाला मजमून तो नहीं लिखोगे, इट हैज वन टेल, इट हैज फोर लेग्स और आई लाइक इट वेरी मच, ये तो नहीं लिखोगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखूं, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी पे लिखूं कि दुनिया में मिल्किंग कैपेसिटी के हिसाब से कितनी काउज हैं उस पर सारी कहानी लिखूं, या इनके कलर्स पे लिखूं, या इनकी लाइवलीहुड पे लिखूं कि दुनिया के किस इलाके में कौन सी काउ जिंदा रहती है और क्यों रहती है। अब आपकी काउ जो है हमारे गिलगित में, और गिलगित से में तो खैर रह लेगी, गिलगित से ऊपर जिंदा नहीं रह सकती, शदीद ठंडे इलाके हैं। काऊ ठंडे इलाके में सरवाइव नहीं करती ज्यादा। भैंस तो बिल्कुल ही नहीं करती, ये आपको पता है ना। भैंस को तो पानी चाहिए, भैंस को तो मुसल पानी, इसके बगैर तो भैंस मर जाती है बेचारी। काऊ बगैर पानी के गुजारा कर लेती है। और भैंस कहता है गंदा जानवर है, ये खुद ही गोबर करता है उसके ऊपर ही बैठ जाती है। काऊ को आप देखेंगे, काऊ बहुत साफ जानवर है, बहुत साफ जानवर है। आप कभी देखेंगे ये कभी आपको गंदी नजर नहीं आएगी, कभी गंदी नजर नहीं आएगी। ये खुद अपने गोबर कैसे भी दाएं बाएं हो जाएगी, कभी उस पर नहीं बैठेगी। बहुत साफ जानवर है ये। और फिर ये प्रैक्टिस उसके मिल्क में भी आती है, उसके अंदर उसके जो नेचर होती है चीजें उसमें भी इम्प्लांट हो जाती है। इसलिए वो खंजीर जो है मना किया गया ना इस्लाम में, कि उसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि वो फिर उसके नेचर में भी है और उसके गोश्त में भी है, तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है। बहरहाल एनी हाउ, तो गिलगित से ऊपर के इलाकों में क्या किया गया है? गिलगित से ऊपर एक जानवर होता है यॉक, आपने सुना होगा, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। अब वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता पंजाब में, वो तो इतने लंबे और बाल, इतनी मोटी खाल, वो तो शदीद ठंडे इलाकों का जानवर है। और हमारी गाय उधर जिंदा नहीं रह सकती, या भैंस। तो उन्होंने क्या किया, हम दोनों की ब्रीड करवा दी है, जोआ की, उसे यॉर्क की, और भैंस की ब्रीड करवा के एक नई उन्होंने स्पीशी बनाई है जिसे जोआ कहते हैं, जोआ।
अब वो ना कंप्लीट यॉक है, ना वो कंप्लीट भैंस है, लेकिन उसके भी बाल लंबे होते हैं। अब ये वो जानवर है जो कि उन इलाकों में सरवाइव कर जाता है जहाँ कभी कभी शदीद सर्दी होती है और गर्मी भी हो जाती है, जैसे गिलगित है। अब वहाँ जोआ बहुत ज्यादा है। तो ये इंसान ने फिर अपनी रिसर्च की है ना। तो अब ये चीजें आपने देखनी होती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। बात ये हो रही थी कि हमने मिल्किंग कैपेसिटी की बात करनी है, उसकी जो क्या होता है मीट कैपेसिटी की बात करनी है कि उसका मीट कैसा होता है, उसमें क्या विटामिन है, या हमने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। तो आपने पहले तो ये समझना है कि सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, याद रखना है, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे, एटसेट्रा। उसके बाद आगे आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे जनाब एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जो पहली बार ऑडिट होना है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, और जो ऑडिट आप कई सालों से करते चले आ रहे हैं उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। जो पहली बार हो रहा है उसमें तो आपको पता ही कुछ नहीं है, आपको बहुत डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आप पिछले 5 साल से करें तो आपके फिंगर टिप्स पे है, आपको सिर्फ चेंजेस देखनी है कि बड़ी चेंज तो कोई नहीं आई, उसकी प्लानिंग कर ली जाए। बाकी तो प्लानिंग आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक तरह से, ठीक है ना, आपको सब कुछ पता है एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन आ गई, फिर नीचे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो खैर ये तो क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस के बाद फिर इस तरह वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं जाता, वो साथ साथ ही हम पढ़ेंगे। आगे जो मेजर टॉपिक आ गया, फिर आ गया जी अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। ये प्लानिंग वाला हो गया ख़त्म। अब अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस और मटीरियलिटी को उसने थोड़ा सा जगह दी है, उसे हम पढ़ लेंगे एंड सो ऑन। तो हमें से आगे चलते जाए, ठीक हो गया। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा इस सेंस में है कि टेक्निकल तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा समझने वाला है। तो इस पे हमें थोड़ा टाइम लगाना है। और दूसरी बात है कि अभी से मैं आपकी थोड़ी सी ना वो टेस्टिंग भी शुरू करवा देता हूँ, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि आपने एड्रेस कैसे करना है सिचुएशंस को। हम्म? हाँ, वन का जितना हमने पढ़ा है, वन या टू का दोनों का इकट्ठा हो जाएगा ना, टू भी तो खत्म हो गया है, दो का इकट्ठा ही हो जाएगा। मैं बता दूंगा ना आपको, ठीक है ना, पहले बन जाए फिर मैं आपको अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली किसी टाइम पे रखेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम इसे आगे शुरू करते हैं और फिर इसे लेके चलते हैं, ठीक हो गया। चलो, ओके। हानिया बेटा, आज का लेक्चर ख़त्म। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और कल फिर इससे आगे चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।